नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिजली को जनरेट करने से लेकर हमारे घरों तक उसे कैसे पहुंचाया जाता है? क्या एक जरिया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन? तो आइए समझते हैं इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैसे हम एक हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं और इस हाई वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है एक सब स्टेशन के माध्यम से। सब स्टेशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट लगे होते हैं ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो सर्ज अरेस्टर हो, चाहे वो आइसोलेटर स्विच हो, कैसे काम करते हैं आइए इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वेव ट्रैप क्या होता है, लाइन ट्रैप क्या होता है और एरियल मेकर बॉल क्या होते हैं। बेसिकली इन सभी का काम क्या होता है, एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किस किस्म का कंडक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए, जब आप पावर को जनरेट कर चुके होते हैं तो पावर जनरेशन का अपना एक लिमिट होता है ना। और जब वोल्टेज का रेंट होता है 33,000 वोल्ट, तो 33,000 वोल्टेज से एवव यानी कि 33,000 वोल्ट से अधिक जब वोल्टेज की रेटिंग होती है यानी कि 66 किलो वोल्ट से लेकर के हम स्टार्ट कर देते हैं वोल्टेज को ट्रांसमिट करना, है ना। जब वोल्टेज को आप ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट करने के लिए आपको स्टील के बने टावर लाइंस की जरूरत पड़ती है, पोल्स की जरूरत पड़ती है, टावर की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ टावर होता है। ये जो टावर लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये 66 किलो वोल्ट के लिए इसको बनाया गया है। देखिए, टावर का अपना हर एक पार्ट का अलग नाम होता है। ये जो आपको रेड वाली कलर दिखाई दे रही है यानी कि कमर से नीचे वाली जो जोन होता है टावर का, इसको कहा जाता है टावर की बॉडी। और जो कमर है और कमर के ऊपर और जो पीक वाली आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे यानी कि बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको हम टावर का केज कहते हैं। और ये जो सबसे टॉप वाली दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं टावर का पीक, है ना। तो एक टावर होता है, उस टावर के अलग अलग बॉडी के अलग अलग नाम होते हैं। और साथ में ही ये जो आपको रेड वाली दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं टावर की आर्म यानी कि क्रॉस आर्म। और इसी क्रॉस आर्म पर यहां पर आपको इंसुलेटर लटकते हुए दिखाई देते होंगे। बेसिकली इन इंसुलेटर का काम यह होता है कि हम जब टावर लाइन के माध्यम से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये इंसुलेटर उस वक्त काम आते हैं, है ना। तो ये होता है आपके टावर लाइन का काम। इसके बाद देखिए, जब हम टावर लाइन को इंस्टॉल करते हैं तो टावर लाइन को इंस्टॉल करने के कई सारे प्रोसेस होते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस टावर लाइन को हम पहले से ही जमीन पर ही हम इसको बना लेते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से कई बार इसको लगाया जाता है, उस एरिया में ले जाया जाता है जहां पर इसको लगाना होता है। और कई बार हम जमीनी सतह से ही स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके एंगल को जोड़ना और जोड़ करके एक टावर का निर्माण करते हैं। जब टावर का निर्माण हो चुका होता है तो बारी आती है कंडक्टर लगाने की। कंडक्टर लगाने के भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। उससे पहले समझते हैं कि किस लेवल का कंडक्टर यहां पर यूज किया जाता है। आपने सुना होगा ACSR, है ना, ACSR। साथ में सुना होगा CCSR। ये CCSR और ACSR होता क्या है? ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। और इसका मतलब होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आपने यहां पर देख रखा होगा कि जो बीच में स्टील की ग्रेडिंग की जाती है, ये स्टील की ग्रेडिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? देखिए, जब दो टावर के बीच में ना इतना हैवी लोड का मतलब वोल्टेज से है, इतना हैवी वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करने के लिए दो टावर के बीच में जब कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये आपका तार जो है ये टूट जाएगा। इसके लिए हम यांत्रिक मजबूती देने के लिए यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम के बीच में स्टील की ग्रेडिंग करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए एल्यूमिनियम के कंडक्टर में हम क्या लगाते हैं, तो आप लिखिएगा कि स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है ना। इसके अलावा इसके चारों तरफ हम ग्रेडिंग किसका करते हैं? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम देखिए क्या होता है, ये तो रस्ट प्रूफ होता है, ये वातावरण से खराब नहीं होता और भी बहुत बढ़िया होता है आपके लिए करंट को फ्लो करने के लिए, है ना। तो करंट बहुत आसानी से इसमें फ्लो हो जाती है। अब आप सोचेंगे सर कॉपर तो एल्यूमिनियम से मच बेटर है, तो फिर हम कॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मेरे भाई, कॉपर जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगी होता है। आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हमें लागत को भी ध्यान में दे करके इस टावर लाइन को यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन को बनाना होता है। इसलिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, नथिंग कॉपर का इस्तेमाल। तो देखिए, ये जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं, आप सोचते होंगे कि इस प्रकार से छोटे छोटे कंडक्टर को हम यहाँ पर क्यों लगाए हैं। छोटे कहने का मतलब पतले पतले कंडक्टर को हमने यहाँ पर क्यों लगाया है? तो इसके पीछे का एक रीजन होता है कि जो करंट होता है वो AC करंट जो होता है ना, वो सरकमफ्रेंस से फ्लो करता है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि ये ऊपरी सतह से फ्लो करता है, इसलिए हम पतले पतले वायर का यहाँ पर लगा करके इसको हम स्ट्रैंडिंग करते हैं। आइए समझते हैं स्ट्रैंडिंग क्या होता है। आपने देखा होगा
कि इस तार को देखिए, ये तार यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा मोटा है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा पतला है, फिर यहाँ पर थोड़ा पतला है, फिर यहाँ पर थोड़ा पतला है, यहाँ पर सिंगल वायर है। ऐसा क्यों किया गया है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रैंडिंग करना, और स्ट्रैंडिंग करने से जो वायर होता है ना, इस वायर की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, लचीलापन जो होता है, ये बहुत अच्छा हो जाता है। और किसी भी कंडक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दो टावर के बीच में झोल भी होता है। आगे हम झोल को भी समझेंगे क्या होता है, सैग, है ना। देखिए वो चीज़ आ ही गई। दो टावर के बीच में देखिए जब हम तार को कनेक्ट करते हैं ना, तो तार को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सैग रखना पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सैग आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ओवरहेड के ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ये नहीं होता है। तो सैग क्या होता है? सैग देखिए, अगर आप एक रस्सी को दो खूंटे से बांधते हैं पूरी टाइट के साथ, तो आपको इस प्रकार से वो रस्सी दिखेगी। लेकिन हम रस्सी के भांति यहाँ पर इस कंडक्टर को यूज नहीं कर सकते। अगर रस्सी के जैसे इतना खिंचाव के साथ बांध देंगे ना, तो फिर आपकी ब्रोकन हो जाएगी, आपकी ये तार टूट जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा क्या देते हैं, झोल देते हैं, है ना। तो झोल ये होता है। और जो होता है आपका तार जो होती है, और तार के नीचे यानी कि जमीनी सतह और तार के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, है ना। तो ग्राउंड क्लियरेंस और सैग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में होती है, ना कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये होता है सैग और ये होती है ग्राउंडेड क्लियरेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज का ग्रेडिंग जो होता है, यानी कि वोल्टेज का जो लेवल होता है, वोल्टेज के लेवल के अकॉर्डिंग दो टावर के बीच में हम गैप रखते हैं। अगर 400 किलोवोल्ट, कितना, अगर 4 लाख वोल्टेज का यहाँ पर वोल्टेज लेवल है, तो फिर दो टावर के बीच में 300 मीटर की रेंज रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर 200 मीटर का रेंज रखा है, जिससे साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि 400 किलोवोल्ट से वोल्टेज रेटिंग कम है। तो दो टावर के बीच में इतना गैप मेंटेन करके रखना पड़ता है, लगभग 200 मीटर। वहीं पर अगर आपसे एग्जाम में आपसे पूछे कि दो आरसीसी पोल के बीच में गैप कितना होता है, तो आप लिखिएगा 67 मीटर, कितना, 220 फुट या फिर 67 मीटर रखा जाता है ना। तो ये होता है आपका सैग और ये होती है ग्राउंड क्लियरेंस, और दो टावर के बीच में इतने गैप को हमें मेंटेन करके रखना होता है। जब आप देखते होंगे किसी भी टावर को, तो आपको दिखाई देता होगा कि टावर लाइन में जो तार गए होते हैं, वो उसको हम कहते हैं लाइव कंडक्टर, है ना। लाइव कंडक्टर के द्वारा हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन साथ में ही जब हमें इस टावर को सेफ्टी देना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। सबसे टॉप वाले, है ना, टावर के सबसे टॉप में आप देखते होंगे एक सिंगल वायर गई होती है। उस सिंगल वायर को हम क्या करते हैं, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या काम होता है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंसुलेटर लगी हुई है, और एक जम्पर तार की मदद से हम इसको क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं दूसरे साइड में, है ना, तार को दूसरे साइड कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो तार है, ये तार एक इंसुलेटर की मदद से डिस्कनेक्ट है टावर लाइन से। अगर टावर लाइन से मान लीजिए टूट करके कोई लाइव तार किसी भी रीजन से टूट करके अगर इस टावर लाइन में कनेक्ट हो गया, तो पूरे टावर में क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, जिससे अगर कोई टच करता है तो उसको बहुत बड़ी क्षति होगी, जान माल की भी क्षति हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक अर्थ वायर लगा दिया। वो अर्थ वायर क्या करता है, पूरे वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, और फिर आपको एक सेफ्टी मिल जाता है ना। आपको क्या मिल जाता है, आपको एक सेफ्टी मिल जाता है। तो इसलिए हम अर्थ वायर लगाते हैं। अब अर्थ यहाँ पर एक तीर पर डबल निशाना वाली यहाँ पर काम किया गया है। मीन्स कि एक देखिए सबसे टॉप में हमने अर्थ वायर लगा दिया, ये है आपके सामने एक अर्थ वायर। अर्थ वायर के सबसे नीचे आपको एक ग्रीन कलर की वायर दिखाई दे रही होगी, यानी कि कलर में वायर दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं OPGW। OP का मतलब होता है ऑप्टिकल, G का मतलब ग्राउंड, W से वायर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर जो होता है ना, ये TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है। इसका काम होता है कि दो सब स्टेशन को आपस में कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करता है, जैसे कि दो सब स्टेशन के रूप में, पहले सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में कोई मैसेज भेजना है, कोई सिग्नल भेजना है, कोई डाटा ट्रांसफर करना है, ये आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, OPGW वायर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऊपर लगी होती है अर्थ वायर जो सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, और नीचे अंदर लगी होती है OPGW जो आपस में दो सब स्टेशन को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो बेसिकली इस OPGW का काम ये होता है, और अर्थ वायर का काम ये होता है। इसके बाद देखिए टच पोटेंशियल क्या होता है और स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। टच पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई तार है, ये तार इंसुलेटर की मदद से इस अभी टावर से डिस्कनेक्ट है। अगर ये तार किसी भी रीजन से टूट करके इस
टावर में कनेक्ट हो गया तो पूरे टावर पे लाइट आ जाएगी। अगर टावर में लाइट आ गया, कोई टावर को छू दिया तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। टावर लाइन जो होता है, टावर जो होता है, टावर के सबसे पास वाले एरिया पर अगर कोई इंसान खड़ा है ना, तो वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज का झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ से करंट उतरा है ना, यहाँ से करंट उतरा और करंट क्या हुआ, इस एरिया के चारों तरफ फैल गया। इसका एक लेवल हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, एक लेवल हो जाता है ना। यहाँ पर आप देखते होंगे लेवल हो गया। अब ये हर लेवल का अपना एक वोल्टेज होता है। आप अगर इस टावर के सबसे नज़दीक वाले एरिया में खड़ा होंगे तो आपको ज़्यादा झटका लगेगा, फिर इससे थोड़े दूर तो कम, फिर थोड़े दूर तो कम, फिर थोड़े दूर तो कम, फिर कुछ दूर तक जाकर के वोल्टेज जीरो हो जाता है ना। तो इसको अगर आपने टच कर लिया तो इसको कहते हैं, जो झटका लगेगा इसको कहते हैं टच पोटेंशियल, है ना, टच पोटेंशियल। और उसके बाद स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, वैसे ही कोई तार है टूट करके जमीन में गिर गई है, टूट करके जमीन में गिर गई है, तो इस तार में वोल्टेज है, अभी ये वोल्टेज जमीन में आकर के क्या हो जाएगा, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अपना एक क्या बना लेगा, अपना एक लेवल बना लेगा, है ना। ये जो आपको राउंड दिख रहा है ना, सबसे तार के सबसे करीब वाले एरिया पर ज़्यादा वोल्टेज होगा, उससे दूर थोड़ा कम होगा, उससे दूर थोड़ा कम होगा। अगर मान लीजिए कि आप चले गए इस तार वाले, इस टूटे हुए तार वाले एरिया में, अगर तार के सबसे पास रहेंगे तो सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, उससे दूर रहेंगे तो उससे कम लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, इसमें मान लीजिए कि 500 वोल्टेज है, कितना है 500 वोल्टेज, इसमें है 300 वोल्टेज। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका जो एक पैर है ना यहाँ पर है और दूसरा पैर इस तार में है ना, दूसरा पैर इस तार में है। तो फिर इस कंडीशन में होगा क्या कि दो पैरों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, और वोल्टेज डिफरेंस आने से क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगता है और आपको एक भयानक झटका लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए मेंढक की तरह उछलना होता है, यानी कि आप दोनों पैर सटा के रखिए ताकि वोल्टेज डिफरेंस ना होने पाए और आपको झटका ना लगने पाए। आप दोनों पैर सटा के रखिए और जब आपको इससे दूर भागना है तो दोनों पैर को एक साथ उछालिए और एक साथ स्टेप बाय स्टेप करके आपको इस जोन से, इस खतरे वाले जोन से बाहर निकलना होता है। इस प्रकार से आप स्टेप पोटेंशियल से बच सकते हैं, है ना। और टच पोटेंशियल से बचने के लिए आपको यहाँ पर अर्थ वायर लगाया हुआ होता है ना। इस प्रकार से आपको टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल से क्या होता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है ना। बेसिकली ये काम होता है। जो आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, उस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार से इंसुलेटर्स लगे होते हैं, ये काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो कांच के लगे होते हैं इंसुलेटर, ये किसके इंसुलेटर बने होते हैं, कांच के, पोर्सिलेन के बने होते हैं, या फिर कांच के होते हैं, पोर्सिलेन के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, जो कि विद्युत रोधी होते हैं। यहाँ पर विद्युत का इनके अंदर चालन नहीं हो सकता है। इसके बीचों बीच में एक जीआई की रोड लगी होती है। जो जीआई की रोड होती है ना, वो टावर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, लेकिन इसके किनारे किनारे कांच के बने होते हैं, जो पोर्सिलेन के बने होते हैं, ये इंसुलेटर कहलाते हैं। इसी इंसुलेटर की मदद से तार को यहाँ पर बांधा जाता है ना। तार को यहाँ पर क्या किया जाता है, बांधा जाता है, और इस प्रकार से तार को बांध करके एक टावर से हम दूसरे टावर, यानी कि पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। जितना दूर हमें ले जाना होता है उतना दूर हम इसको ले जाते हैं, है ना। तो बेसिकली यही होता है। अब इसकी जो डिजाइनिंग होती है ना, एक इंसुलेटर को डिजाइन किया जाता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 11 किलो वोल्ट के लिए। एक इंसुलेटर जो है वो 11 किलो वोल्ट पे काम करता है। इसकी वोल्टेज ग्रेडिंग है। यदि आप मान लीजिए कि 66 किलो वोल्ट को अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो फिर आपको 6 इंसुलेटर लगाना पड़ेगा। कितना, 6 इंसुलेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि प्लस माइनस लेकर के चलिए 2%, तो 2 इंसुलेटर आप और लगा दीजिए, 8 इंसुलेटर लगाइए अगर 66 किलो वोल्ट को आपको ट्रांसमिट करना है। तो बेसिकली इंसुलेटर इसी प्रकार से काम करता है। और इंसुलेटर के जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको कही जाती है एंटी कोरोना रिंग। ये एंटी कोरोना रिंग यानी कि ये वो कोविड-19 वाली कोरोना नहीं है, ये ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइन वाली कोरोना है। इसके नुकसान भी हैं और इसके फायदे भी हैं। इससे नुकसान ये होता है और इससे फायदा क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि ये जो एंटी कोरोना रिंग है, कहीं पर आपको छोटा एंटी कोरोना रिंग दिखाई देता होगा, और जहां पर हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वहां पर ये जो रिंग है, इस रिंग की साइज बहुत बड़ी दिखाई देती होगी। ये रिंग क्या करती है, आपने देखा होगा कि जब विंटर का सीजन होता है या फिर जब बरसात का मौसम होता है, उस समय इसमें देखिए बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि 4 लाख वोल्टेज हम ट्रांसमिट करते हैं। 4 लाख वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं और करंट की स्पीड कितना होता है, 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इतना हाई स्पीड से करंट फ्लो हो रहा है और 4 लाख वोल्टेज है। इतना हाई वोल्टेज में जब अगर विंटर के सीजन में कोई पानी की बूंद अगर इस तार पर पड़ती है तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि इसी तार पर क्या हो जाता है कि आपका लाइट जो
आकाशीय बिजली होती है ना, वो गिर जाती है तो सर्ज वोल्टेज का केस आ जाता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है। उस केस में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि इंसुलेटर से जो कनेक्ट ये ACSR का तार है वो पिघल करके टूट भी सकती है और नीचे ज़मीन में गिर सकती है। तो उस टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कोरोना रिंग लगा दिए हैं, और ये एंटी कोरोना रिंग को रिंग टाइप का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके लेंथ को बढ़ाया जा सके। अब इसमें देखिए टेम्परेचर, इसमें ये टेम्परेचर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर इस टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर देगी, यानी इस टेम्परेचर को ये कम कर देगी। तो एंटी कोरोना रिंग का ये जो होता है ना, ये एंटी कोरोना रिंग होता है। और एंटी कोरोना रिंग से देखिए हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, उसमें से मैं आपको एक फायदा बताता हूं। ये आप देख रहे होंगे कि एंटी कोरोना रिंग में जब वॉयलेट करंट की किरण आपको देखने को मिले तो आप समझिएगा कि यहां पर कोरोना इफेक्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट। और कोरोना इफेक्ट से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और एक फायदा भी होता है। उस फायदा को देखिए, ये क्या करता है, एंटी कोरोना रिंग जो होता है, ये जो होता है आपको वर्चुअल कंडक्टर से सेफ रखता है। वर्चुअल कंडक्टर मींस क्या होता है कि जैसे आप देखिए दो डिवाइस, दो मोबाइल फोन हो गया, इसको आप ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से एक फोन से दूसरे फोन में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, है ना। अब वो वर्चुअली डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दो मोबाइल फोन के बीच में कोई वायर कनेक्ट नहीं है, फिर भी डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। उसी प्रकार से अगर यहां पर ये एंटी कोरोना रिंग नहीं लगा होता तो फिर आप देखिए, जब आप बरसात के मौसम में जब छाता लेकर के किसी टावर लाइन के नीचे से पैदल चल रहे होते हैं और जो छाता का जो लोहे का बना डंडी होता है, उस डंडी को जब आप पकड़े होते हैं तो आपको झंझनाहट महसूस होता है। झंझनाहट महसूस इसलिए होता है क्योंकि हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो हाई वोल्टेज जो है ना वर्चुअल कंडक्टर बना लेता है और बिना कंडक्टर की वोल्टेज नीचे तक उतर आती है और वही वोल्टेज आपको एक झंझनाहट के रूप में महसूस होती है। तो उससे बचने के लिए हमने एक कोरोना रिंग लगाया, यानी कि कोरोना रिंग उससे बचाता है, हमें वर्चुअल कंडक्टर नहीं बनने देता, है ना। आप इसके नीचे चाहें तो आप छाता लेकर जा सकते हैं, है ना। अगर ये आपका रिंग बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो वर्चुअल कंडक्टर बन जाता है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो नीचे उतर जाती है, आपको हल्का फुल्का झटके का महसूस देता रहता है ना। ये होती है। देखिए यहाँ पर एक जम्पर वायर का ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है। जम्पर वायर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या होता है मेरे भाई कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका 500 किलोमीटर की एक आपका ट्रांसमिशन लाइन है, तो 500 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको क्या लगता है कि 500 किलोमीटर का एक ACSR तार हम लगाते हैं? नहीं, ऐसा अगर हम लगाएंगे तो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा लॉस होगा, यानी कि टावर लाइन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और टावर लाइन टूट भी सकता है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 200 मीटर का है ना, यहाँ पर एक आपका टावर है, यहाँ पर एक टावर है, दोनों के बीच का जो रेंज है ये कितना है, 200 मीटर। तो आप एक 200 मीटर का एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वाली तार लाइए और 200 मीटर का तार दो टावर के बीच में इंसुलेटर के माध्यम से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो इसको हम जम्पर वायर के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जब तीसरा तार, यानी कि यहाँ से तार आया, यहाँ से तार आया, फिर यहाँ पर जम्पर वायर आपने लगा दिया, फिर यहाँ से आपने यहाँ इस प्रकार से तार को बढ़ाया, फिर जम्पर तार, फिर आगे बढ़ा दिया, जम्पर तार, फिर आगे बढ़ा दिया, जम्पर तार, फिर आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से जम्पर तार का प्रयोग किया जाता है। और जम्पर तार का मेन काम ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इस टावर लाइन में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली फॉल्ट आ गया तो इसको ठीक करना है, तो आपको मेन सब स्टेशन को बंद करने की जरूरत नहीं है। जम्पर तार को निकाल दीजिए और यहाँ पर आप आराम से काम करिए, है ना। ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर का लाइन है तो पूरे सब स्टेशन को आपको बंद करना है, तब जाकर के इस लाइन में आप काम कर सकते हैं। जम्पर तार को डिस्कनेक्ट करिए और यहाँ पर भी पूरे जो विद्युत विभाग का अपना डिपार्टमेंट होता है वो काम कर लेता है, जो उनका टीम होता है ना, वो बेसिकली वो काम करता है। तो इस प्रकार से जम्पर वायर जो होता है ये काम करता है। और जम्पर वायर लगाने से फायदा ये होता है कि जैसे कि ये दो टावर है ना, ये दो टावर हैं, इन दोनों टावर के बीच में जो वायर गई होती है, इन दोनों टावर को लोड सिर्फ दो तरह से मिलता है। एक इधर से जो वायर आई है इसका लोड और इधर से आई है इसका लोड। एक टावर को दोनों तरफ से जो क्रॉस आर्म लगे होते हैं ना, वो क्रॉस आर्म अपने अपने साइड का लोड को वो अपने लोड को वो मतलब संभालते हैं। अगर जम्पर वायर ना होता तो फिर यहां से लेकर के यहां तक जितने भी वायर लगे हैं सभी वायर का लोड हर एक टावर लाइन को, हर एक स्टील के बने टावर लाइन को यहाँ पर झेलना पड़ता है ना। तो मैकेनिकली रूप से यहाँ पर इनको क्या मिलता है, सेफ्टी मिलती है, इसीलिए जम्पर तार का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है जम्पर तार, है ना। आप जब किसी भी टावर लाइन को देखते होंगे तो इस प्रकार से इंसुलेटर दिखता होगा, एंटी कोरोना रिंग दिखती होगी, ये आपको कंडक्टर दिखता होगा। एंटी कोरोना रिंग के अगल बगल आप देखते होंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बंडल टाइप के लगे होते हैं, है ना। ये कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं। ये इक्विपमेंट होते क्या है, इस इक्विपमेंट को हम कहते हैं डैम्पर, है ना। डैम्पर का बेसिकली काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें कई बार देखिए मैकेनिकल रूप से प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आंधी तूफान आ गया, है ना। आंधी तूफान के केस में क्या होता है कि जो झोल होता है
कंडक्टर का जो झोल होता है वो जर्क मारने लगता है। वो क्या करता है, जर्क मारता है। अगर बहुत ज़्यादा जर्क हो गया तो फिर ये कंडक्टर टूट भी सकते हैं। क्यों वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस वाइब्रेशन को ये क्या करता है, ये डैम्पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब भी इसमें जर्क आएगा, जब भी ये वायर झटका मारेगा तो फिर ये पूरे झटके को अपने अंदर ले लेती है और यही बबलिंग करने लगती है, यही ज़्यादा क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है, और इस कंपन को खत्म कर देती है। वायर आपका जर्क नहीं मारने पाता है ना। तो इसलिए ये जो आपका डैम्पर है, बेसिकली डैम्पर इस प्रकार से काम करती है। और मोटर के वाइंडिंग में भी डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है ना, वहाँ पर इसका अलग रोल होता है। तो आइए जरा स्पेसर को समझते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में स्पेसर क्या होता है, कैसे काम करता है। आप देखते होंगे कि जो स्पेसर लगाए जाते हैं ना, तार को डिस्कनेक्ट करने के लिए, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए कि चार तार है, चारों तार में हम क्या करते हैं, वोल्टेज के लेवल जो होता है ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम दो तार के बीच में गैप को मेंटेन करके रखते हैं। अगर गैप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो करंट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्रिएट करता है ना। ये मैग्नेटिक रूप से क्या हो जाएगी, लॉकअप हो जाएगी। तो मैग्नेटिक लॉकअप से बचाने के लिए और दो तार के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर स्पेसर का प्रयोग करते हैं। ये जो स्पेसर होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, और स्पेसर को कनेक्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है ना। ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे स्पेसर लगाया गया है ना, बहुत सारे स्पेसर लगाया गया है, और स्पेसर क्या करता है, दो तार के बीच में ये दूरी को, ये गैप को मेंटेन करके रखता है ना। अब जो आपके टावर लाइंस होते हैं, इसमें एरियल बॉल का क्या रोल होता है। आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट के हिल्स वाले एरिया होते हैं ना, सबसे ज्यादा वहीं पर ये आपको एरियल मेकर बॉल जो होते हैं ये लगे हुए दिखते हैं। एरियल मेकर बॉल देखिए एक सिग्नल का काम करते हैं। किसके लिए सिग्नल का काम करते हैं, जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई एरोप्लेन आ रहा है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, यहाँ पर टावर लाइन की यहाँ पर वायर गई हुई है, और फिर पायलट को ये चीज नहीं दिखता है, तो पायलट हो सकता है गलती से इसी टावर लाइन पे उतार दे, तो फिर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, हो गया ना, कहानी खत्म। या फिर कोई पैराशूट से मान लीजिए उड़ता हुआ आ रहा है और उसको कुछ चीज दिखाई नहीं दिया है ना, और जब दिखाई नहीं दिया तो फिर ये टावर लाइन में ही भिड़ गया। तो फिर इन सभी चीजों से सेफ्टी देने के लिए हम क्या करते हैं, एरियल मेकर बॉल लगाते हैं। ये एरियल मेकर बॉल इंडिकेटर का काम करते हैं, और बेसिकली ये रेड कलर के इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि रेड कलर जो होता है इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा लेजर लाइट का वेवलेंथ, लेजर लाइट में जो लाइट लगी होती है वो बहुत दूर तक दिखती है, और ये अल्ट्रा वायलेट किरण उसके अंदर होती है ना। तो वो काम क्या करता है, उसका वेवलेंथ मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर रेड कलर का हम यहाँ पर एरियल मेकर बॉल लगा दिए, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जो पायलट होता है उसको दूर से ही ये इंडिकेटर के रूप में दिख जाता है ना। तो आप देखिए यहाँ पर कई सारे एरियल मेकर बॉल लगे हैं, और ये हिल्स वाले एरिया में सबसे ज़्यादा इसको लगाया जाता है ना। तो ये होती है एरियल मेकर बॉल। अब देखिए पावर को ट्रांसमिट करने की कहानी खत्म हो चुकी है। आपका जो वायर है वो कहाँ पर अब आ चुकी है, सब स्टेशन में आ चुकी है। अब आइए जरा समझते हैं सब स्टेशन कैसे काम करता है, और सबसे बड़ा जो झोल होता है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब स्टेशन में ही होती है। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइस लगे होते हैं, बड़े बड़े डिवाइस लगे होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए जो आपका टावर लाइन है, टावर लाइन से यहाँ पर मान लीजिए कि 66 किलो वोल्ट को हमने वहाँ से ट्रांसमिट किया था। 66 किलो वोल्ट का ये जो टावर लाइन है, ये सबसे यहाँ पर ये मतलब एंड टावर लाइन है। यहाँ से अब हमें पावर को क्या करना है, सब स्टेशन में उतारना है। सब स्टेशन में उतारने से पहले हम यहाँ पर सीटी लगाते हैं, हम यहाँ पर पीटी लगाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके मतलब बहुत सारे इसके पीछे भी इक्विपमेंट होते हैं, वो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब आइए जरा समझते हैं डिटेल से। क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज को हम सब स्टेशन में कनेक्ट करते हैं, सब स्टेशन में उतारते हैं, तो उससे पहले हमें एक बस बार की जरूरत पड़ती है। ये आपका बस बार क्या करता है, उस हाई वोल्टेज से कनेक्ट होता है, और हाई वोल्टेज से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, उसको एक पावर ट्रांसफार्मर में उसको कनेक्ट करना होता है। पावर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पर जो 66 किलो वोल्ट है, इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें वोल्टेज को हमें नापना होता है, उसको मापना होता है, मेजर करना होता है। क्या पता आपके तार जो आपका जो टावर लाइन है, उस टावर लाइन के जो मेन तार है, फेज वाला तार है, उसी तार में मान लीजिए कोई आकाशीय बिजली गिर गया, तो वोल्टेज अगर 66 किलो वोल्ट से डबल हो गया, मान लीजिए कि 200 किलो वोल्ट हो गया। अगर 200 किलो वोल्ट को डायरेक्ट हम पावर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए 200 किलो वोल्ट को सहने की शक्ति नहीं है इस ट्रांसफार्मर के अंदर, तो फिर ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। इससे पहले हम क्या लगाते हैं, एक यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिसको CVT कहा जाता है ना। ये वोल्टेज
वोल्टेज को पढ़ता है। फिर आप कहेंगे सर वोल्टेज को ही तो मापना है तो वोल्ट मीटर क्यों नहीं लगा देते? तो वोल्ट मीटर को हम नहीं लगा सकते क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है बहुत लो रेटिंग की होती है। ये वोल्ट मीटर बिल्कुल उड़ जाएगा, वहां पर वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा। इसलिए हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं, है ना। तो वोल्ट मीटर इसको क्या करता है, वोल्टेज को पढ़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, 200 किलो वोल्ट आ गया, है ना। तो 66 किलो वोल्ट को ये आगे ट्रांसफर करेगा, बाकी के वोल्टेज को ये ग्राउंड कर देगा, है ना। तो वोल्ट मीटर जो होता है इस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, वोल्ट मीटर काम करते हैं। फिर देखिएगा ये जो आपका है सीटी, है ना, यहाँ पर है, यहाँ से देखिए सबसे पहले जो आई है, सबसे पहले देखिए जब एंट्री करता है कोई भी हाई वोल्टेज ना, तो हमें एक क्या लगाना पड़ता है, आइसोलेटर स्विच। ये आइसोलेटर स्विच क्या करता है, ये आइसोलेटर स्विच का काम क्या है कि लाइन को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। ये कैसे करता है, कोई ऑपरेटर इसको नहीं करता, एक मशीन के माध्यम से, एक मोटर के माध्यम से हम मैकेनिकली एनर्जी के थ्रू इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं। और जब भी इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे लाइट से या फिर कनेक्ट करेंगे लाइट से, तो जो आपकी लाइन आई हुई है उस लाइन से जो भी लोड कनेक्ट है उस लोड को हम डिस्कनेक्ट करते हैं। यानी कि नो लोड के कंडीशन में इस आइसोलेटर स्विच को हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर से, आपके घर में जो लाइन आई होती है, आपके घर में अगर कोई लाइन अंदर एंट्री कर रही है ना, तो एक मेन जंक्शन बॉक्स होता है, वहीं पर एक स्विच लगाया जाता है, एमसीबी लगाई जाती है। वो एमसीबी, वही एमसीबी के माध्यम से हम पूरे लाइन को ऑन और ऑफ करते हैं। इसी प्रकार से पूरे सब स्टेशन को अगर ऑन ऑफ करना है तो फिर आइसोलेटर स्विच की हम मदद से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ रहा है इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, इसके अंदर कोई काम करेगा तो फिर हम आइसोलेटर की मदद से इसको हम कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो आपने देख लिया आइसोलेटर स्विच और आपने देख लिया कि पीटी कैसे काम करता है। पीटी के बाद हम क्या लगाते हैं, सीटी लगाते हैं। सीटी का काम बेसिकली होता है कि हाई करंट को मेजर करना, है ना। तो पीटी हाई वोल्टेज को मापता है और जो सीटी होता है ये हाई करंट को मापती है। इस प्रकार से सीटी और पीटी का रोल होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेव ट्रैप, इसको हम क्या कहते हैं, वेव ट्रैप। वेव ट्रैप, इसको हम लाइन ट्रैप भी कहते हैं। जो आपका 66 किलो की वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी भी है ना। अब जो फ्रीक्वेंसी होता है अपने इंडिया में ±3% टॉलरेंस के साथ चलती है। यानी कि अगर 50 हर्ट्ज का कोई फ्रीक्वेंसी है तो ±3% टॉलरेंस भी होगा। अगर ये मान लीजिए 55 हर्ट्ज हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 45 हर्ट्ज हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 45 हर्ट्ज से भी कम होती है और 55 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है तो ये जो आपका वेव ट्रैप है ये इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके ये मेंटेन करता है। और साथ में जो आपका OPGW वायर लगी होती है वो कम्युनिकेशन के लिए वायर लगी होती है और कम्युनिकेशन में हाई हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी में भी अगर लोअर और अपर हुआ तो उस फ्रीक्वेंसी को भी ये वेव ट्रैप जो है, लाइन ट्रैप जो है वो कंट्रोल करती है ना। तो इस प्रकार से वेव ट्रैप काम करता है, आइसोलेटर काम करता है, सीटी काम करती है और पीटी काम करती है ना। इसके बाद देखिए जो आपका वोल्टेज है, अगर ये सीटी और पीटी में मान लीजिए किसी भी प्रकार से एरर आ गया, है ना, मान लीजिए मैकेनिकल एरर आ गया, इलेक्ट्रिकल एरर आ गया, डिवाइस एरर आ गया, मान लीजिए कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी जो पीटी है उस वोल्टेज को पढ़ नहीं पा रही है ना, जिसको हम कहते हैं कि अनजाने में गलती हो गया। अगर मान लीजिए पीटी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, वो वोल्टेज को सही प्रकार से मेजर नहीं कर पा रहा है, अगर उस हाई वोल्टेज को फिर भी हम ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर देंगे तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, बीच में एक यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि सर्किट में किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट है ना तो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ से देख रहे हैं ये एंट्री कर रही है और ये वोल्टेज को यहाँ से क्या कर रही है, बाहर भेज रही है, ये कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर पे जाकर के। तो ट्रांसफार्मर से पहले हम ब्रेकर लगाते हैं। ब्रेकर जो होता है बेसिकली 3-4 टाइप के होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। हर ब्रेकर का अपना एक वोल्टेज रेटिंग होता है और वोल्टेज रेटिंग के अनुसार अलग अलग सर्किट में इनका इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग प्रकार से ये सर्किट को क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये होता है सर्किट ब्रेकर। अब आपका जो लाइन है ये सब स्टेशन से आगे आ चुकी है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में, यहीं से हमारे घरों में लाइट जाती है। तो आइए समझते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है ये काम कैसे करता है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होती है ना, इसके नीचे अक्सर गिट्टी जो होती है, गिट्टियाँ क्यों बिछाई जाती हैं। देखिए यहाँ से आपका आया, इस टावर लाइन के द्वारा यहाँ पर देखिए एंट्री हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका, यहाँ पर एंट्री हो चुका है। सबसे पहले हम 66 किलो वोल्ट को हम क्या कर दिए, 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए। 33 किलो वोल्ट में पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 33 किलो वोल्ट को यहाँ पर ट्रांसफार्मर ये है, ये 33 किलो वोल्ट को क्या करेगा, 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में ये कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पावर ट्रांसफार्मर है लेकिन स्टेप डाउन प्रकार का पावर ट्रांसफार्मर है। यहाँ से पावर को हमने कनेक्ट किया किस, कहाँ पर, यहाँ पर भी CTPT, यहाँ पर भी CTPT लगा हुआ है, यहाँ पर भी ब्रेकर लगा हुआ है ना, CTPT ब्रेकर यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर में उसको सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या करता
करता है 11 kV में कन्वर्ट कर देता है। 11 kV में कन्वर्ट करके ये क्या कर देता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपको आरसीसी के बने पोल दिखाई दे रहे हैं। इस पोल के माध्यम से हम कस्बों में, गांवों में भेज देते हैं स्टेप डाउन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि इसके नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारे गिट्टी बिछाया हुआ होता है। तो गिट्टी हम क्यों बिछाते हैं? गिट्टी रोड़ी इसलिए बिछाई जाती है कि जो टच पोटेंशियल और जो स्टेप पोटेंशियल होता है उससे सेफ्टी हमें मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं जिसमें इसमें हमिंग नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। हमिंग नॉइस अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन में फर्क पड़ेगा, मैकेनिकल रूप से फाउंडेशन लूज हो जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, गिट्टी बिछा देते हैं तो उस हमिंग नॉइस को भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है गिट्टी। टच पोटेंशियल से हमें सेफ्टी देती है और स्टेप पोटेंशियल से सेफ्टी देती है। यहाँ पर कोई चारा, कोई घास नहीं उग सकता है और यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कि पेड़ पौधा नहीं उग सकता। अगर पेड़ उग गया तो इस यहाँ पर मान लीजिए लाइन में अगर वो पेड़ का जो डाली होती है, जो शाखा होते हैं, जो ब्रांच होते हैं वो अगर कनेक्ट हो गए तो फिर लाइन का खतरा हो जाएगा, यानी कि पूरे उस पेड़ में यहाँ पर लाइट आ जाएगी, है ना, जिससे ऑपरेटर को झटका लग सकता है, यहाँ पर काम करने वाले टीम के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसलिए इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए हम गिट्टी यहाँ पर बिछा देते हैं, है ना। तो ये इसका बेसिकली गिट्टी इसलिए बिछाया जाता है। देखिए अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से आपका जो पावर है वो कहां पर आ चुकी है, वो आ चुकी है आपका ये आपका क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर लगी है। यही ट्रांसफार्मर बड़े साइज में देखिए यहाँ पर लगी हुई है। ये क्या करती है, अब ये क्या करेगी, 11 kV को किस में बदल देगी, 415 वोल्ट में बदल देगी और 415 वोल्ट 230 वोल्ट में बदल देगी। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये काम होता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये आउटपुट जब निकालेगा उसको हम अपने घरों तक ले आएंगे। घरों में ले आने से पहले हमें आरसीसी का पोल लगाना होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि टिक या वुड के जो लकड़ी होते थे उसका इस्तेमाल हम करते थे, लेकिन उनकी वैलिडिटी यानी कि लाइफ टाइम बहुत कम होता था, वो टूट जाते थे, है ना। दीमक जो होता था अंदर ही अंदर उसको खत्म कर देता था, खोखला कर देता था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाते थे और खराब हो जाते थे। तो उसके जगह पर हमने रिप्लेस करके क्या लगा दिया, आरसीसी का पोल लगा दिया, यानी कि स्टील रेनफोर्स्ड सीमेंट। इसमें लगा होता है यानी कि बालू, रोड़ी, सीमेंट और आपका लोहा, है ना, जीआई, इन सभी को मिक्स करके हम इनका एक रेशियो होता है 1:3:3:5:1, है ना। इसी रेशियो से हम आरसीसी पोल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आरसीसी पोल के द्वारा हम सर्विस लाइन निकालते हैं और ये जो सर्विस लाइन होती है ये डायरेक्ट हमारे घरों तक जाती है। आपने देखा होगा कि अब इस बदलती दुनिया में क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि नंगी तारें हम ले जाते थे, है ना। 4 तारें होती थी, 3 फेज का होता था, एक न्यूट्रल का होता था। तो उसमें बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो बिजली की चोरी से बचने के लिए बिजली विभाग ने क्या किया, एक एबीसी यानी कि एक एबीसी वायर का, एक वायर नहीं, एक एबीसी क्या है, ये एक केबल है, एबीसी केबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एबीसी केबल क्या होता है, ये होता है आपका एक बाउंस केबल होता है। इस बाउंस केबल से चोरी को बचाया जा सकता है। इसके ऊपर इंसुलेशन लगी होती है ना। इसमें भी टोटल 5 तार होते हैं। ये जो आपको सबसे मोटे मोटे तार दिखाई दे रहे हैं, ये मोटे तार किसके होते हैं, 3 तार जो होते हैं ये फेज का होता है, एक तार न्यूट्रल का होता है और एक जो तार होता है ये स्ट्रीट लाइट के लिए होती है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि पोलों में स्ट्रीट लाइट भी लगी होती है, तो उसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, उसके लिए एक पर्सनल तार आई होती है। तो ये एबीसी तार होता है और इस एबीसी तार को क्लैंप के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसको डायरेक्ट हम अपने जो घर होते हैं, घर में जो एक छोटा सा बॉक्स होता है, जंक्शन बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसको कहते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं वहाँ पर, है ना। ये रहा आपका पावर मीटर, है ना। यहाँ पर मीटर में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और मीटर से जो आउटपुट निकलती है उसको हम क्या करते हैं, अपने जनरली तौर पर हम उसको इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। तो ये रहा पूरा प्रोसेस पावर को जनरेट करने से लेकर के आपके घरों तक पहुंचाने में, है ना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को अन्य दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।